पुलिस विभाग में एसपी ऑफिस में उसको नौकरी मिल जाती है। वह अपने माता और अपनी बेटी के साथ वहाँ पर नौकरी करने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि उसका कमरा बाहर से बंद रहता है, अंदर कौन है कौन नहीं, जब बाहर से ताला बंद है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन उस महिला का मोबाइल बंद बता रहा था। उसकी सहेलियां उसके पास बार बार फ़ोन करती हैं, वह परेशान हो रही थी। तब उसकी बहन के पास फ़ोन करती हैं। उसकी बहन से भी उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में उसके कमरे के बगल जो भी लोग रहते थे, 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब कमरे से दुर्गंध आने लगती है तो वह 112 नंबर पर वह लोग शिकायत करते हैं। 112 नंबर पे जब पुलिस अधिकारी आते हैं, सक्षम अधिकारी आते हैं, उनके सामने जब बाहर से दरवाज़ा को तोड़ा जाता है तो अंदर देखते हैं कि वहाँ पर क्षतिग्रस्त लाशें पड़ी हुई थी। एक साथ 3-3 लाशें थी। एक तरफ आरक्षी पुलिस थी, उसकी बगल उसकी माता थी और उसके बगल उसकी नाबालिग बेटी थी। यह सब देख करके सब काफ़ी भौचक्का रह जाते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का नए एपिसोड अपराध की दुनिया में। साथियों, आज अपराध की दुनिया में एक ऐसी कहानी के बारे में आप लोगों को जिक्र करूंगा। कहानी क्या, यह हकीकत है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप जरूर विचलित हो जाएंगे। यह कहानी है झारखंड के जमशेदपुर ज़िले की, जहां पर एक महिला की यह कहानी है जिसकी 18-20 साल की उम्र में शादी होती है। जिससे शादी होती है वह पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे होते हैं। शादी के माज 1-2 साल ही बीते थे। इनके पति का नाम कैलाश बताया जाता है। कैलाश की एक नक्सली हमले में मृत्यु हो जाती है। जिस समय कैलाश की मृत्यु होती है उस समय उनकी पत्नी जिनका नाम सविता बताया जाता है, सविता के पेट में 5-6 महीने का बच्चा पल रहा होता है। लोग कहते हैं कि अभी बेटी तुम्हारी छोटी उम्र है और तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, तुम दूसरी शादी कर लोगी, इस बच्चे की सफाइयाँ करवा दो। लेकिन सत्या कहती है कि मैं इनसे शादी की थी, यह इनकी निशानी है, मैं इसको ज़िंदा रखूँगा, इसको पैदा करूँगा और इसी को देख करके पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दूँगा, मैं बच्चे की सफाइयाँ नहीं कराऊँगा। उसके घर वाले भी, उसकी माता भी कहती है कि मतलब तमाम लोग समझाते हैं तरह तरह की बातें, जो भी बातें रही हों। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद बीतता जाता है। पति की मृत्यु के बाद नौकरी का जब फार्म भरने की बात आती है तो इनकी जो सास रहती हैं, सविता की सास रहती हैं, वह कहती हैं कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, हमारा बेटा ख़त्म हुआ है, उसके स्थान पर हमारे छोटे बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, तुम कब तक हो, कब चली जाओगी। लेकिन जो कानून कहता है, जो नियम कहता है कि पति के बाद नौकरी पत्नी को मिलती है, उसमें उसका पलड़ा भारी था। सविता को नौकरी मिल जाती है और नौकरी मिलती है पुलिस लाइन में ही उनकी ड्यूटी लग जाती है। वहाँ पर इनका कमरा अलाट हो जाता है और वहाँ पर वो अपनी बेटी और अपनी माता के साथ रहने लगती है। डेली वापिस जाना आना होता है। यह सब प्रक्रियाएं चल ही, का कमरा बाहर से बंद रहता है, ताला लगा रहता है, कहीं उसका आता पता नहीं रहता है। उसकी सहेलियां बार बार उसकी बहन के मोबाइल पर, इसकी मोबाइल पर फ़ोन करती हैं। जब सत्या के मोबाइल पर फ़ोन लगाया जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ बताया जाता है। उसकी बहन से जब संपर्क किया जाता है, जिसका नाम रानू मांडी है, रानू मांडी बताती है कि दीदी से हमारी कोई बात नहीं हुई थी, आज के 2-3 दिन पहले बात हुई थी। तो उनकी सहेलियाँ परेशान होती हैं, उनकी बहन भी परेशान होती है। बहन एसपी दफ्तर जाती है, देखती है कि कहीं हमारी बहन ने छुट्टी उट्टी तो नहीं ली है। वहाँ से कोई छुट्टी उट्टी अलाट नहीं हुई थी। बाहर से कमरा बंद था, ताला लगा हुआ था, इसलिए कोई अंदर भी शक नहीं कर रहा था कि यहाँ अंदर लोग होंगे या कौन होगा। लेकिन जब 2-3 दिन बाद कमरे से दुर्गंध आने शुरू होती है तो अगल बगल के जो लोग होते हैं वह शक के दायरे पर फ़ोन करते हैं 112 नंबर पर। जैसे ही 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं, वहाँ से पुलिस विभाग के और सक्षम अधिकारी आते हैं। जब कमरे को खोला जाता है, जैसे ही कमरे को खोला जाता है तो आरक्षी सिपाही जो थी सविता, उसकी लाश और उसकी वृद्ध माता की लाश और नाबालिग बच्ची की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। किसी ऐसा लगता है कि किसी हथियार से मारा गया था। काफ़ी मात्रा में शरीर से ब्लड निकला हुआ था और ब्लड पूरा एकदम बेड से लेकर फर्श पर पूरा जम गया था, क्योंकि हत्या को 2-3 दिन हुए थे। इन सब घटना को देखकर पुलिस विभाग काफ़ी भौचक्का हो जाता है। लोगों में रोष भी उत्पन्न होता है कि जब आखिर पुलिस लाइन में ही पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होता है, क्या हाल होगा। पुलिस हरकत में आती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है, पूरे कमरे को सील कर दिया जाता है। फिंगरप्रिंट की भी जो टीमें आती हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, इन सब कानूनी कार्रवाई को किया जाता है और शक के दायरे पर 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं कुछ हत्या का सुराग नहीं लगता है कि आखिर इस महिला की हत्या
कैसे हुई, इसकी माता की हत्या कैसे हुई। यह ट्रिपल मर्डर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बढ़ जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पुलिस बहुत परेशान होती है। उसके बाद जब सविता का मोबाइल नंबर चेक किया जाता है, उनको सर्विलांस पर लगाया जाता है, जो भी टीमें होती हैं उसका CDR निकाला जाता है, तो उसमें पता चलता है कि सविता एक सुंदर टुंडू नाम का लड़का था जो दूर का रिश्तेदार था, उससे काफ़ी ज़्यादा बातें किया करती थी। सुंदर टुंडू से जब उसको पकड़ कर पूछताछ की जाती है तो वह कहता है कि सर जी हम बातें तो करते थे, लेकिन घटना के दिन हम यहाँ पर नहीं थे, न तो इनसे हमारा कोई वास्ता है। जब घटना के दिन उसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है, हकीकत में वहाँ पर नहीं था, तो पुलिस काफ़ी परेशान होती है। फिर से सर्विलांस टीम को और जोड़ दिया जाता है, लगाया जाता है, तो एक और व्यक्ति से बराबर बातें कर रहा था जो पुलिस विभाग का ही था, जिसको शायद ही उस ज़िले का, उस प्रदेश का कोई पुलिस वाला हो, कोई बड़ा अधिकारी हो जो न जानता हो। उसके ऊपर जब शक किया जाता है, वह कोई और नहीं, वह SP का ही ड्राइवर था जो डेली वहाँ पर गाड़ी चलाया करता था। जब उसका नाम आता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। वह कहता है कि सर हमारी बातचीत तो होती थी, हमारे आना जाना तो होता था, लेकिन इस घटना से हमारा कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं जानता कि इनकी हत्या कैसी हुई। लेकिन पुलिस है, जब वह अपने पर आ ही जाती है तो सच उगलवा ही लेती है। जब कड़ाई से उस ड्राइवर से पूछताछ की जाती है जिसका नाम रामचंद्र बताया जाता है, तो वह सब बातें स्पष्ट रूप से बताने लगता है, तोते की तरह पूरी बात बोलने लगता है। वह कहता है कि साहब इससे हमारी दोस्ती थी, सन 2016 से ही हम लोग साथ में रह रहे थे, हम घर आना जाना रहता था। पिछले 2 महीने से यह किसी और व्यक्ति से बात करती थी जिसको हम मना करते थे, लेकिन यह मानती नहीं थी। जब मैंने सर्विलांस से इसका नंबर निकलवाया, ट्रेस करवाया, तो हमें पता चला कि यह किसी व्यक्ति से बात करती है। और 19 जुलाई 2022 को यह उस व्यक्ति को रात में बुलाने वाली थी। वह व्यक्ति यहाँ पर आने वाला था, इसीलिए मैं वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन वह व्यक्ति मिला नहीं। जब वह व्यक्ति मिला नहीं तो कुछ बातों को लेकर कहासुनी हो गई, और हमारे पास एक राड था जिससे इसके सर पर मैंने हमला किया। यह तत्काल वहीं पर गिरी और ख़त्म हो गई। जब यह चीख पुकार मचाई तो इसकी माँ इसको बचाने के लिए आई, उसको भी मैंने मार दिया। और इसकी जो 14 साल की नाबालिग बच्ची है उसको भी वह आई, उसको भी मार दिया। मारने के बाद काफ़ी समय तक मैं उसी कमरे में बैठा रहा। रात के 12-1 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कब यहाँ से कैसे जाऊँ, लोग देखेंगे। जब सुबह के वक्त ऐसा लगा कि अब कोई नहीं है, तो मैं कमरे से निकला और बाहर से ताला बंद करके चला गया। और मैं सोचा कि कोई घटना को जानेगा नहीं, लेकिन साथियों यह इस तरीके से इस पुलिस महिला की हत्या हुई। और वह जो उसकी SP का ड्राइवर था उसको उसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, न्यायिक हिरासत में रखती है। जो भी संबंधित धाराएं होती हैं उसमें लगा करके उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चला करके वो जो अपराधी है उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि हमेशा जागरूक रहें, सचेत रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।